फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है ओकरा के बारे में। और एस्क्मोकलस एसुक्लेंटस जो है, अपन ओकरा लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और वो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो टुडे टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, लेडी फिंगर के बारे में, एस्कोलबस एसुक्लेंटस के बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे रसगुल्ले ध्यान रखना है, अपन किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, आज भिंडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिंडी। और भिंडी के अंदर अपन क्या देखेंगे, भिंडी के अंदर, और भिंडी के अंदर जिसको अपन ओकरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओकरा। ओकरा के बारे में अपन बात करें तो ओकरा जिसको अपन लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है, किसको क्या नाम से जाना जाता है, लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेडी फिंगर के नाम से किसे जाना जाता है, ओकरा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ओकरा को जाना जाता है। लेडी फिंगर के नाम से किसे जाना जाता है? ओकरा को जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेडी फिंगर किसे बोला जाता है। लेडी फिंगर अपन किसको बोलेंगे? ओकरा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? ओकरा को। वानस्पतिक नाम के बारे में अपन बात करें, इसके वानस्पतिक नाम के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, वानस्पतिक नाम के बारे में अपन बात करें, तो वानस्पतिक नाम जो है इसका, जो इसका वानस्पतिक नाम है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये जो वानस्पतिक नाम है ओकरा का, भिंडी का, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है एबलमोस्कस एसुक्लेंटस। एबलमोस्कस एसुक्लेंटस क्या नाम है इसका वानस्पतिक नाम अपन बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम जो है एबलमोस्कस एबलमोस्कस एसुकुलेंटस। एसुकुलेंटस इसका ये वानस्पतिक नाम है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन की आगे अपन बात करेंगे, इसके सीरीज, अब इसके कुल के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। यानी कि फैमिली का मतलब होता है कुल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो फैमिली होती है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए मालवेसी फैमिली का होता है। कौन सी होता है? मालवेसी फैमिली का होता है। इसकी फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है? मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में अपन बात करें, इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में अपन देखें तो उत्पत्ति स्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है। इसकी उत्पत्ति स्थान अपन देखें तो इसकी जो उत्पत्ति स्थान होती है वो कौन सा है? इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद में अपन बात करें, इसमें गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें। गुणसूत्रों की संख्या, और गुणसूत्रों की जो संख्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n बराबर 130 होती है। कितनी होती है? 2n बराबर 130 गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके बाद में खाने योग्य भाग के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? खाने योग्य भाग के बारे में। खाने योग्य भाग के बारे में बात करें तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है अपन फल। कौन सा होता है? खाने योग्य भाग फल होता है। ध्यान रखना। इसका जो इस तरीके से अपन देखें तो ये जो ऊपर वाला जो भाग, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ही ऊपर वाले भाग पर ये भिंडी लगती है ऐसे, और फिंगर जैसी होती है, जैसे लेडी की फिंगर होती है, उस फिंगर के छोटी मुलायम होती है और ये बिल्कुल बारीक होती है, इसलिए इसको लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ओकरा जिसको बोलते हैं, लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर वाली इस तरीके से लगती है, ये पेड़ के अंदर इस तरीके से लगती है, ऊपर ही ऊपर लगती है भिंडी। तो ये जो ओकरा होती है उसके बारे में अपन, खाने वाला भाग जो है इसका फल ही होता है। फल का प्रकार कैसा होता है? फल का प्रकार जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फल का प्रकार कैसा होता है इसका। तो फल का प्रकार किस तरीके टाइप का होता है? फल का प्रकार होता है कैप्सूल प्रकार का होता है। कैसा होता है? कैप्सूल प्रकार का। कैप्सूल प्रकार का इसमें फल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें इसके टेम्परेचर के बारे में, उपयुक्त तापमान के बारे में अपन बात करेंगे। और उपयुक्त तापमान है वो कौन सा है इसका? उपयुक्त तापमान के बारे में देखें तो इसका जो उपयुक्त टेम्परेचर के बारे में बात करें तो उपयुक्त तापमान देखेंगे इसका क्या है? उपयुक्त तापमान। और इसका जो उपयुक्त तापमान है वो उसके बारे में अपन बात करें तो इसका जो उपयुक्त तापमान है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका तापमान रहता है। उसके बाद में अपन बात करें कि इसमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। कौन से हैं? यानी कि अपन बात करें इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम
और आयोडीन, अपन बात करें आयोडीन इसका प्रमुख स्रोत है। क्या है? आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। तो एक तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और आयोडीन, ये चार इसमें मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। और बीजों के तेल की मात्रा, यानी कि जो बीज होते हैं, जो एस्कोबिलस अपन बात करें एबलमोस्कस एसुकुलेंटस के बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, उन सीड्स के अंदर ऑयल पाया जाता है। और ऑयल के बारे में अपन बात करें तो ऑयल कितना परसेंट पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है, अपन देखें तो ऑयल जो पाया जाता है वो 20 से 30%। अपन बात करें 20 से 30% तो उसमें प्रोटीन पाई जाती है और 40% उसमें क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो सीड होता है, उस सीड के अंदर अपन बात करें तो सीड में ऑयल जो होता है वो ऑयल तो 40% पाया जाता है। और जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? प्रोटीन अपन बात करें 20 से 30% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए एबलमोस्कस एसुकुलेंटस के बारे में सामान्य जो चर्चा मैंने आपसे की। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन देखें, किसके आधार पर देखें? प्रकाश संश्लेषण के आधार पर देखें तो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन देखें, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन देखें तो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन देखें तो उसमें अपन ये C3 पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? C3 पौधा होता है। यानी कि कौन सा पौधा ये होता है? ये C3 पौधा होता है। उसके बाद में अपन बात करें दीप्तकालिता के आधार पर अपन बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट है। कौन सा प्लांट है? साथ में अपन बात करें तो डीएनबी प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। इसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में आपको पूछे, यानी कि आपको पूछे कि इसमें पृथक्करण दूरी के बारे में पूछे, पृथक्करण दूरी के बारे में आपको पूछे तो इसकी जो पृथक्करण दूरी होती है उसमें अपन देखेंगे आधार बीज की पृथक्करण दूरी अपन देखेंगे। किसकी देखेंगे? आधार बीज की और एक प्रमाणित बीज की। आधार और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी के बारे में देखें तो आधार बीज की प्रमाणित जो दूरी होती है वो 400 मीटर होती है। कितनी होती है? 400 मीटर होती है। और प्रमाणित बीज की जो दूरी होती है वो 200 मीटर होती है। कितनी होती है? 200 मीटर होती है। यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में भिंडी में पर परागण, यानी कि अपन बात करें तो भिंडी के अंदर ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन यानी कि बहुधा पर परागण पाया जाता है। इसके बाद में आगे अपन बात करें इसकी सोयल के बारे में, और सोयल के बारे में जब अपन बात करने वाले हैं तो इसकी जो सोयल है उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो सोयल इसमें कौन सी होती है? सोयल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और सोयल के बारे में, और उसके बाद में उसमें सोयल के बारे में डिस्कस करने के बाद में इसमें जलमांग जो होती है, यानी कि अपन बात करें इसमें सोयल देखें, अपन क्या देखें? सोयल। तो सोयल के बारे में अपन देखें तो इसमें जो सोयल होती है ब्लूई दोमट, ब्लूई दोमट अच्छी जल निकास वाली ब्लूई दोमट, जिसका पीएच मान अपन देखें, जिसका पीएच मान अपन देखें तो पीएच मान कितना होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए पीएच मान होना चाहिए, सब्जियों के लगभग न्यूट्रल पीएच होता है 6 से 6.8, ये पीएच माना जाता है। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? जल मांग के बारे में बात करें। तो जल मांग से संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भिंडी में जल मांग की आवश्यकता होती है, अपन बात करें तो वो जो जल मांग की आवश्यकता होती है वो 500 से 700 mm, 500 से 700 mm होती है। ध्यान रखना, ये बात हमारी बिल्कुल जरूर ध्यान रखना है कि जल मांग की कितनी आवश्यकता होती है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है इसमें, भारत में सर्वाधिक भिंडी का उत्पादन अपन देखें तो यूपी के अंदर सब्जियों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया जो सब्जियों का होता है, मैक्सिमम एरिया जो सब्जियों का होता है वो यूपी उत्तर प्रदेश का ही होता है। और उसके बाद में अपन बात करें भिंडी का उत्पादन विश्व में अपन भारत का प्रथम स्थान है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके बीज दर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछी जाती है। ओकरा के बारे में, भिंडी के बारे में याद रखना, भिंडी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भिंडी की बीज दर, और भिंडी की बीज दर ही आपके रोपण दूरी और बीज दर, भिंडी की बीज दर ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं डबल स्टार लगा देता हूं, इसकी सीड रेट बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। भिंडी को अपन क्या करते हैं, एक तो गर्मियों में लगाते हैं और एक खरीफ मौसम में लगाते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन के अंदर लगाते हैं, ग्रीष्मकालीन के अंदर लगाते हैं, और एक अपन खरीफ ऋतु के अंदर लगाते हैं। तो आपको पूछे कि आपको इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन को, ग्रीष्मकालीन के लिए बीज दर
ये आपको पूछे तो इसका यदि आपको सीड रेट पूछे तो आपको बताना है 18 से 22 केजी, 18 से 22 केजी प्रति हेक्टर। उसके बाद में आपको अपन खरीफ मौसम के लिए पूछे, आपको खरीफ के लिए पूछे तो खरीफ की बीज दर आपको बतानी होगी। उसमें आपको क्या बताना होगा, खरीफ के लिए आपको बताना होगा 8 से 10 केजी प्रति हेक्टर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भिंडी की सीड रेट के लिए पूछे तो ये दोनों चीज, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इसके टेम्परेचर, इससे संबंधित इसके बीज के अंकुरण में उपयुक्त टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, भंडारण में टेम्परेचर के बारे में बता दिया। तो ध्यान रखना, उपयुक्त टेम्परेचर अपन बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन इसमें भंडारण से संबंधित कोई आपको पूछे कि इसमें भंडारण कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है कि भंडारण के लिए अपन देखें तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि अपन बात करें 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए 90% तक क्या होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ये आप नमी जो है, नमी 90% होनी चाहिए और टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। लगभग 2 सप्ताह तक, अपन बात करें 2 वीक तक इसका क्या किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है। तो दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सीड रेट और एक इसका भंडारण। टेम्परेचर के बीज के अंकुरण के लिए यदि टेम्परेचर पूछे आपको तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सीड जर्मिनेशन के लिए आपको टेम्परेचर पूछे, सीड जर्मिनेशन के लिए सीड जर्मिनेशन के लिए यदि आपको टेम्परेचर पूछे तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है इसमें, एक चीज क्या पूछी जाती है इसमें, सर्वप्रथम भिंडी पर अनुसंधान कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था, और उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर हरभजन। भिंडी पर ओकरा पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर हरभजन सिंह थे, और हरभजन सिंह एक प्रकार से क्रिकेटर भी हैं, लेकिन वो हरभजन सिंह नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो बॉलर समझ रहे हो और भारतीय टीम में खेलता है, वो नहीं है। इसमें ध्यान रखना, भिंडी की जड़ तने प्रयोग करने से गन्ने के जूस को साफ करने और गुड़ बनाने में किया जाता है। देखो भिंडी में सबसे ज्यादा मात्रा क्या होती है, आयोडीन की होती है। तो इस कंडीशन में भिंडी की जड़ जो होती है उसके तने का उपयोग गन्ने के जूस जो होता है को साफ करके और गुड़ बनाने में किया जाता है। गन्ने के जूस को साफ करके जो गन्ने से गुड़ बनाया जाता है वो किसका, उसमें किसका काम लेते हैं, भिंडी की जो जड़ें होती है, तना होता है, उससे उसको साफ किया जाता है। सर्वप्रथम अब आपको पूछे कि अनुसंधान कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम अपन बात करें, भिंडी पर अनुसंधान कार्य सर्वप्रथम किसने किया, और इसका आपको आंसर आना चाहिए, ये किया था डॉक्टर हरभजन ने। डॉक्टर हरभजन ने। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से भिंडी की पुष्प कलिकाएं झड़ जाती है। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नोट करके एक चीज आपको बता देता हूं कि भिंडी के अंदर पुष्प कलिकाएं होती है। ये जो पुष्प कलिकाएं होती है, ये पुष्प कलिकाएं जो होती हैं, ये पुष्प कलिकाएं क्या होती हैं, पुष्प कलिकाओं के बारे में बात करें तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर, टेम्परेचर से ज्यादा तापमान होने पर ये पुष्प कलिकाएं झड़ जाती है। तो पुष्प कलिकाओं के बारे में पूछे तो 42 सेंटीग्रेड तापमान होने पर, इससे तापमान 42 सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होने पर ये पुष्प कलिकाएं झड़ जाती है।
यानी कि आपको पूछे कि कौन से टेम्परेचर पर पुष्प की कलिकाएं झड़ जाती है भिंडी के अंदर, तो आपको बताना होगा कि 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा अपन बात करें, 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा यदि अपन बात करें तो टेम्परेचर होता है तो उसकी पुष्प कलिकाएं क्या हो जाती है, झड़ने लग जाती है। तो ये आपको आना चाहिए। जलवायु कैसी होती है, उपोष्ण जलवायु होती है इसके लिए। जलवायु कैसी उपयुक्त है इसके लिए, जलवायु उपोष्ण जलवायु उपयुक्त है, उपोष्ण जलवायु उपयुक्त है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जलवायु कौन सी इसके लिए उपयुक्त है, उपोष्ण जलवायु है। एक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपके बोने के समय, यानी कि जो बोने का समय उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुआई का जो समय होता है वो कौन सा होता है, रोपण की दूरी कितनी रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सोइंग टाइम के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोइंग टाइम के बारे में। और इसके जो भिंडी का जो सोइंग टाइम होता है वो इंपॉर्टेंट टाइम है, यानी कि बुआई का समय। और सोइंग टाइम में सबसे पहले अपन देखेंगे किसके बारे में, कि मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में कब बोते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में कब बोते हैं इसको, बुआई का जो समय होता है जनवरी मार्च होता है, फरवरी मार्च या जनवरी मार्च, जनवरी से मार्च, जनवरी से क्या होता है, मार्च होता है। ठीक है, जनवरी से क्या होता है, मार्च होता है। उसके बाद में अपन बात करें, आगे अपन बात करें, और मैदानी क्षेत्रों के लिए ग्रीष्म ऋतु में जनवरी मार्च होता है। जनवरी और मार्च अपन इधर लिख देते हैं, इसको काट के इधर लिख देते हैं, कौन सा होता है, इधर देखें अपन, मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के लिए बुआई का जो समय होता है वो कौन सा होता है, जनवरी मार्च। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें मैदानी क्षेत्रों में वर्षाकालीन, वही मैदानी क्षेत्रों में वर्षाकालीन के बारे में अपन बात करें, और वर्षाकालीन का जो बुआई का समय होता है वो जून जुलाई होता है। कौन सा होता है, जून जुलाई। इसके बाद में अपन बात करें कि पर्वतीय क्षेत्रों में, अपन बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में अपन बात करें अप्रैल जुलाई, अप्रैल जुलाई। तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपके लिए मैंने आपको बता दिए हैं, और तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में रोपण दूरी के बारे में अपन बात करें, रोपण दूरी के बारे में अपन बात करें, तो इसकी जो रोपण दूरी होती है ग्रीष्म ऋतु के लिए वाली फसल के लिए अपन बात करें, वाली फसल के लिए अपन बात करें, तो वो जो रोपण की अपन बात करें, जो इसमें रोपण की दूरी होती है ग्रीष्म ऋतु के लिए, तो 30 × 10 सेंटीमीटर, याद रख लेना, 30 × 10 सेंटीमीटर। और यही आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रोपण दूरी हो गई ग्रीष्म ऋतु के लिए। और उसके बाद में आपको पूछे वर्षा ऋतु वाली फसल के लिए, वर्षा ऋतु वाली फसल के लिए पूछे आपको, वर्षा ऋतु वाली फसल के लिए पूछे, तो आपको याद रखना चाहिए उसके लिए स्पेसिंग जो है चेंज हो जाएगी, यानी कि अपन बात करें रोपण की दूरी हो जाएगी 60 × 45 सेंटीमीटर, 60 × 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 60 × 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपको रखना है। ग्रीष्म ऋतु वाली फसल के लिए अपन गर्मियों के लिए, और वर्षा ऋतु के लिए अपन बात करें तो 60 × 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 60 × 45 सेंटीमीटर हो जाएगी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे अपन बात करने वाले हैं इसके उपज के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? उपज के बारे में। और लास्ट में अपन बात करेंगे, पहले इसकी वेराइटीज देख लेते हैं, उसके बाद में उपज के बारे में अपन बात करने वाले हैं, उपज के बारे में, और उसके बाद में अपन वेराइटीज देख लेते हैं। पहले अपन इसकी क्या देख लेते हैं? वेराइटीज देख लेते हैं। पूसा देखो किस्मों के बारे में अपन बात करें तो पहले इंपोर्टेंट किस्में अपन देख लेते हैं। किस्में में सबसे पहले अपन देख लेंगे कौन कौन सी किस्में हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। पहली वेराइटी अपन इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट वेराइटी है पूसा मखमली। पूसा मखमली। उसके बाद में दूसरी है पार्किंस, पार्किंस लॉन्ग ग्रीन। पार्किंस लॉन्ग ग्रीन। उसके बाद में अपन बात करें तो इसमें है पूसा सावनी। पूसा सावनी। उसके बाद में अपन बात करें तो रोम युक्त और कांटे रहित किस्म है ये, रोम युक्त और कांटे रहित। रोम युक्त और कांटे रहित। उसके बाद में अपन बात करें पंजाब पद्मनी। पंजाब पद्मनी। उसके बाद में अपन बात करें पंजाब पद्मनी के बाद में अपन बात करें अर्का अनामिका। अर्का अनामिका। उसके बाद में अपन देखें अर्का अनामिका के बाद में अपन देखें तो वो है अर्का अभय। अर्का अभय। उसके बाद में अपन देखें अर्का अभय के बाद में अपन देखें वर्षा पंचाली। वर्षा पंचाली। और उसके बाद में अपन पीत सीरा मोजेक रोधी किस्में कौन सी है? एक रोग लगता है इसमें, पीत सीरा मोजेक वायरस। पीत सीरा मोजेक वायरस के बारे में अपन बात करें तो इससे कौन सी अपन बात करें तो है वर्षा उपकार। वर्षा उपकार। उसके बाद में अपन बात करें वर्षा उपकार के बाद में अपन बात करें परभनी क्रांति। परभनी क्रांति। और उसके बाद में अपन बात करें तो सफेद मक्खी प्रतिरोधी किस्म है ये, व्हाइट फ्लाई प्रतिरोधी किस्म। उसके बाद में अपन बात करें हिसार बरसाती। हिसार बरसाती। पूसा सावनी बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। उसके बाद में अपन बात करें हिसार नवीन अर्का अनामिका। हिसार नवीन अर्का अनामिका। उसके बाद में अपन बात करें ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में उत्परिवर्तित किस्म के बारे में आपको पूछे कि उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है इसकी। उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? उत्परिवर्तित किस्म के बारे में अपन देखें तो इसकी जो उत्परिवर्तित किस्म है वो कौन सी है? उत्परिवर्तित किस्म के बारे में अपन देखें तो EMS8। EMS8 क्या है? म्यूटेंट वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? म्यूटेंट वेराइटी है। भिंडी का अपन बात करें पूसा A1 पीला सीरा मोजेक रतौंदी जेसिड संबंधित वेराइटी है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये सारी जो वेराइटियां हैं उसमें मैंने आपको बता दिया है
अब इसके कुछ इंपोर्टेंट रोग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रोग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और वो जो रोग हैं वही क्या इसके इंपोर्टेंट रोग हैं, उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो एक बार रोग के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना ये भिंडी वाला। और उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें उत्परिवर्तित किस्म आपको पता होनी चाहिए। आपको मैंने सारी बता दी। पूसा एच एक वेराइटी है, पूसा A14, पूसा A4। और पूसा A4 वेराइटी जो है वो क्या है, वो है पीला सीरा मोजेक रेसिस्टेंट, पीला सीरा मोजेक प्रतिरोधी। इसके बाद में इसके प्रमुख रोग के बारे में अपन बात करें। इसके प्रमुख रोग के बारे में कि रोग कौन कौन से होते हैं, प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। और जो प्रमुख रोग होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पहला रोग है इसमें भिंडी का प्रमुख रोग है पीत सीरा मोजेक रोग। पीत सीरा मोजेक रोग। पीत सीरा मोजेक रोग। उसके बाद में ये किससे होता है, वायरस के द्वारा होता है। ये किससे होता है, वायरस से। वायरस जनित रोग है, याद रखना कौन सा जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। उसके बाद में चूर्णी फफूंदी रोग, चूर्णिल फफूंदी रोग। और ये किसकी वजह से होता है आपको पता है, ये इसिफिक सिनोक्रेशियम कवक की वजह से होता है, इरिसिफी कवक की वजह से होता है। भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग का संचरण कौन करता है, ये व्हाइट फ्लाई करता है। ध्यान रखना इसका संचरण कौन करता है, व्हाइट फ्लाई करेगा। कौन करेगा, व्हाइट फ्लाई। उसके बाद में चूर्णिल फफूंदी रोग जो होता है वो किससे होता है, इसिफ अपन बात करें सिनोकोरियम, सिकोरोरियम। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, इसकी लॉन्ग ग्रीन पहाड़ियों के क्षेत्र पर किन्स लॉन्ग ग्रीन, एक चीज जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना। भिंडी की कौन सी वैरायटी जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, भिंडी की कौन सी वैरायटी जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, निम्न में से कौन सी वैरायटी जिनको पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, परकिंस लॉन्ग ग्रीन जो है वो है। और हरभजन जो वैरायटी है पॉली हाउस की के लिए कौन सी वैरायटी, ये कहां लगाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए उपयुक्त, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वैरायटी है। उसके बाद में अपन बात करें कि पॉली हाउस के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, वो है हरभजन। कौन सी वैरायटी है, हरभजन वैरायटी है। ध्यान रखना कौन सी वैरायटी है, हरभजन वैरायटी है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। सबसे पहले भिंडी को क्या कहता है, ओकरा, लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करें इसका फैमिली, मालवेसी फैमिली आती है। उत्पत्ति स्थान मैंने आपको अफ्रीका बता दिया। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 130 बता दी। खाने योग्य भाग इसमें फल बता दिया, क्या बता दिया, फल। फल का प्रकार कैप्सूल बता दिया, फल का प्रकार क्या बता दिया, कैप्सूल। उपयुक्त तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और आयोडीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में आगे बात करें अपन जलमांग के बारे में, अपन को देखा जाए जलमांग कौन सी होती है, 500 से 700 mm इसमें जलमांग होती है। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर यह C3 पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है, C3 पौधा होता है। पृथक्करण आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट है। आधार बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होती है। प्रमाणित बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर होती है। सोयल के बारे में अपन बात करें तो ब्लूई दोमट मृदा का पीएच 6 से 6.8 होता है। कितना होता है, 6 से 6.8 होता है।
बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी मोस्टली बीज दर ही पूछी जाती है, मोस्टली इसकी सीड रेट ही पूछी जाती है। ग्रीष्मकालीन की बीज दर 18 से 22 केजी प्रति हेक्टर रहती है और खरीफ सीजन की बीज दर 8 से 10 केजी प्रति हेक्टर होती है। भंडारण के बारे में यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए भंडारण के बारे में, तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा और इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, 90% इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी। इसको 2 वीक तक भंडारित किया जा सकता है। कितने वीक तक भंडारित किया जा सकता है, 2 वीक तक इसको भंडारित किया जा सकता है। आगे अपन बात करें भिंडी पर अनुसंधान कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, डॉक्टर हरभजन ने किया था। ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है डॉक्टर हरभजन, जिसने भिंडी पर अनुसंधान कार्य किया था। पुष्प कलिकाएं कौन से टेम्परेचर पर झड़ने लग जाती है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा होने पर इसकी भिंडी की पुष्प कलिकाएं झड़ने लग जाती है, ड्रॉपिंग होने लग जाती है। जलवायु इसके लिए उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में सोविंग टाइम पहाड़ी क्षेत्रों मैदानी क्षेत्रों के लिए जनवरी मार्च, जो ग्रीष्म ऋतु के लिए, वर्षाकालीन के लिए जून जुलाई और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अप्रैल जुलाई। ग्रीष्म ऋतु वाली फसल के लिए रोपण दूरी जो होती है 30 × 10 सेंटीमीटर होती है और वर्षा ऋतु के लिए 60 × 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 60 × 45 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में वेराइटीज के बारे में पूसा मखमली बता दिया, परकनी स्लोक ग्रीन बता दिया, पूसा सावनी बता दिया, अर्का अबे बता दिया, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका, वर्षा पंचाली, पीत सीरा मोजेक रेसिस्टेंट, परसा उपकार, परबनी क्रांति व्हाइट फ्लाई से रेसिस्टेंट है, इसार बरसाती इंपोर्टेंट वेराइटी है। इसके बाद में अर्का अनामिका भी बता दिया। उत्परिवर्तित किस्म के बारे में EMS 8, ये बहुत बार एग्जाम में भिंडी की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, EMS 8। पूसा A4 पीला सीरा मोजेक प्रतिरोधी। मुख्य रोग के बारे में परकिंस लॉन्ग ग्रीन, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और पोली हाउस के लिए उपयुक्त वेराइटी कौन सी है, हरभजन। पोली हाउस के लिए भिंडी की उपयुक्त वेराइटी कौन सी है, हरभजन। और ये व्हाइट फ्लाई के रेसिस्टेंट है। प्रमुख रोग बता दिया पीत शीरा मोजेक रोग, और एक चुन्नील फफूंदी रोग होता है इरिसाइपी, यानी कि इसी स्पीसीज से होता है। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको भिंडी के बारे में दे दी है और इससे बाहर आपको कोई भी चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो इस तरीके से मैंने एक वेजिटेबल कंप्लीट करवा दिया। आगे अपन बात करने वाले हैं, आगे जो अपन बात करेंगे उसमें अपन देखेंगे आगे वाली वेजिटेबल के बारे में अपन बात करेंगे और उस वेजिटेबल का नाम है अपन मूली देखेंगे। क्या देखेंगे, रेडिश देखेंगे। तो ये सारी चीजों वेजिटेबल में आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। अगली क्लास में अपन किसके बारे में देखेंगे, मूली के बारे में। धन्यवाद।